हेलो एवरीवन। हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक चल रहा है। पिछली क्लास में हमने बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तीन संरचनाओं या तीन अंगों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि रुधिर, उसके बाद रुधिर वाहिनियां और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग परिसंचरण तंत्र का हृदय या हार्ट, जिसमें से रुधिर के बारे में, रुधिर के कॉम्पोजिशन के बारे में या उसके संगठन के बारे में हम हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम रुधिर वाहिनियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? वे नलिकाकार संरचनाएं जिनके अंदर रुधिर हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है, उसे हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां मतलब वहन करने वाला अंग या वहन करने वाला साधन, ट्रांसपोर्टेशन का साधन। और रुधिर वाहिनियां मतलब रुधिर के ट्रांसपोर्टेशन का साधन। रुधिर को शरीर के प्रत्येक अंग तक ले जाने के लिए जो नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, उन नलिकाकार संरचनाओं को रुधिर की वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। हमने इनका इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना ठीक समझा, इसको समझने के लिए, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। सरल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रुधिर वाहिनियां तीन प्रकार की हैं, जिसको हमने धमनी, शिरा और केशिका, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये तीन नाम दिए हैं। रुधिर वाहिनियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला धमनी है, दूसरा शिरा है और तीसरा केशिका। इनमें से एक मुख्यतः कभी कभी पूछ लेते हैं, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनियों और शिराओं में जो सबसे मेन और सबसे बड़ा अंतर है वो हमें याद रखना है कि जो धमनियां होती हैं उसके अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और जो शिराएं होती हैं उसके अंदर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। हमने यहाँ पर लिखा भी है, धमनियों के नीचे शुद्ध रुधिर, इसके नीचे अशुद्ध रुधिर। इसका मतलब ये है कि शुद्ध और अशुद्ध का क्या मतलब है। रुधिर की शुद्धता का एक ही पैमाना है, वो है ऑक्सीजन की मात्रा। यदि किसी रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो उस रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं, और यदि किसी रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो उसे हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर शुद्ध रुधिर के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन कृत युद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अनऑक्सीकृत रुधिर, यानी जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो शुद्ध रुधिर कहलाता है, और जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो तो उसे अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो जो धमनियां होती हैं उसके अंदर शुद्ध रुधिर रहता है, यानी कि जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो पाया जाता है, और जो शिराएं हैं उसके अंदर अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। शुद्ध जो धमनियां होती हैं उसके अंदर पाया जाने वाला रुधिर हृदय से लेकर अंगों की तरफ प्रवाहित होता है। यानी धमनियों का काम क्या है कि हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर को लेना और उसके बाद उसको शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाना। यानी कि धमनियों का जो फ्लो है या धमनियों के अंदर रुधिर का जो फ्लो है वो हृदय से अंग की तरफ चलता है। और शिराओं का काम क्या है? अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लेकर आना, अंगों से हृदय तक रुधिर को लेके आना, अंगों से हृदय तक रुधिर को लेके आना। लेकिन कौन से रुधिर को? अशुद्ध रुधिर को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब हम अगले टॉपिक के अंदर हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कार्य की, उस समय ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार हृदय से अंगों की तरफ शुद्ध रुधिर धमनियों की सहायता से जाता है, किस प्रकार अंगों से हृदय की तरफ अशुद्ध रुधिर आता है शिराओं की सहायता से। तो वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ ये जानना है कि धमनियों में रुधिर का प्रवाह हृदय से अंगों की तरफ होता है, जबकि शिराओं में रुधिर का प्रवाह अंगों से हृदय की तरफ होता है। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि धमनियों में जो रुधिर होता है वो शुद्ध होता है, और शिराओं के अंदर जो रुधिर होता है वो अशुद्ध होता है। धमनियों के अंदर अगली विशेषता है कि जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनकी दीवार मोटी होती है। उनकी दीवार मोटी होती है तो उनके बीच के अंदर जो कैविटी है वो तुलनात्मक रूप से पतली रहती है या छोटी रहती है या संकरी रहती है। जबकि शिराएं होती हैं, उन शिराओं की दीवार पतली होती है, इसलिए उनके बीच की जो कैविटी है, जो ल्यूमन है या जो रुधिर के बहने के लिए जो जगह है वो ज्यादा होता है। तो इसके कारण एक अगला जो हमारा अंतर है वो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी दीवार मोटी है और उसके अंदर जो रुधिर के बहने की जो जगह है वो कम है, तो वहां पर रुधिर की वजह से उसकी दीवार पर पड़ने वाला जो प्रेशर है, जो दीवार पर पड़ने वाला दबाव है रुधिर का, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका मान ज्यादा आता है। तो हमें जो अगला अंतर है वो ये हुआ कि जो धमनियां हैं उसके अंदर बीपी का मान ज्यादा होता है। हम यहां पर नीचे लिख लेते हैं, धमनियों के अंदर जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो हाई होता है।
और जो शिराएं हैं, क्योंकि शिराओं के अंदर दीवार पतली होती है, रुधिर के बहने के लिए जो ल्यूमन है वो ज़्यादा है या जो जगह है वो ज़्यादा है, तो उसकी दीवारों पर रुधिर के द्वारा लगाया गया जो दबाव है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो शिराओं के अंदर जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो लो होता है। एक और अंतर ये है धमनी और शिरा का। और जो धमनियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी गहराई के अंदर पाई जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो हमारे शरीर में त्वचा के ठीक नीचे छिछले रूप में, ज्यादा गहराई में नहीं पाई जाती। अब क्योंकि धमनियों के अंदर बीपी का मान ज्यादा होता है या बीपी का मान हाई होता है, तो जो पल्स रेट गिनी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, जो हमारी नाड़ी या नब्ज चेक की जाती है, वो जो नब्ज है वो दरअसल धमनी के अंदर चेक करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो पल्स रेट है वो धमनी के अंदर ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है या धमनी के अंदर ज्यादा स्पष्ट रूप से डिटेक्ट की जा सकती है, पहचानी जा सकती है, शिराओं के अंदर नहीं पहचानी जा सकती। एक अंतर और भी है जो महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मृत्यु के पश्चात ऐसी कौन सी रुधिर वाहिनी है जिसमें रुधिर के पाए जाने की संभावना रहती है, धमनी या शिरा? तो उसका आंसर होगा शिरा, वेन के अंदर। क्योंकि देखिए धमनी का काम क्या है कि जो शुद्ध रुधिर होता है, जब हृदय पंप करता है, हार्ट पंप करता है, तो शुद्ध रुधिर को शरीर के बाकी अंगों तक लेकर जाता है, और जब हार्ट पंप करता है तभी शिराओं के अंदर रुधिर जाता है। मृत्यु के पश्चात हृदय जो है हमारा पंप करना बंद कर देता है, तो इसलिए शिराओं के अंदर रुधिर जाना बंद हो जाता है। लेकिन जो वेन्स हैं, वेन्स का काम क्या है, अंगों से रुधिर फ्लो करता है हार्ट की तरफ। तो यदि एक बार हार्ट बंद भी हो जाए, पंप करना बंद भी कर दे, तो भी वेन्स के अंदर से एक बार रुधिर चलता हुआ हृदय तक आ सकता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात भी यदि किसी रुधिर वाहिनी में रुधिर रह सकता है या पाया जा सकता है, तो वो रुधिर वाहिनी शिरा होती है, ना कि धमनी। तो वैसे तो हार्ट इसमें आर्टरी में और वेन में धमनी और शिरा के अंदर 20-25 अंतर बताए जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मोटे तौर पर हमें पता होने चाहिए प्रारंभिक एजुकेशन के नाम पर, वो यही 5-7 अंतर है जो कि हमें पता होने चाहिए। जो तीसरी प्रकार की रुधिर वाहिनी है उसको हम केशिका कहते हैं या कैपिलरी कहते हैं। केशिकाएं क्या होती हैं? ये रुधिर वाहिनियां, जब रुधिर वाहिनियां किसी अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती हैं या किसी अंग तक पहुंच जाती हैं, तो उस अंग पर पहुंचकर रुधिर वाहिनियां केश के समान पतली पतली महीन जालियों के अंदर विभाजित हो जाती है, और जो केश के समान पतली पतली जालियां हैं रुधिर की, रुधिर वाहिनियों की, उन पतली पतली रुधिर वाहिनियों को ही हम केशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने रुधिर वाहिनी के बारे में पढ़ा। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, उसके क्या क्या अंतर हो सकते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय की संरचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर हम रुधिर वाहिनियों का फिर से जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि रुधिर वाहिनियों को और हृदय को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये इसके साथ अटैच है। तो वहाँ पर फिर से रुधिर वाहिनी आएंगी। जो अंतर हमने यहाँ पर अभी बताए हैं वहाँ पर और ज़्यादा स्पष्ट होंगे, और अगली क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन बताएंगे, उस समय हमारे सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र कार्य करता है, किस प्रकार उसकी कार्यविधि है, क्या क्या उसके कार्य हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।